हेलो दोस्तों, मैं संजय पारिक आपके अपने YouTube चैनल पारिक फिजिक्स एकेडमी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफी सारी डिमांड्स आ रही हैं, काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आज से हम क्लास 11th का चैप्टर वाइज कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं एनसीईआरटी की बुक को आइडियल ले रहा हूं। अगर आप आसाम बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, हर जगह से मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, तो अगर आपके कोर्स में कुछ 19-20 रहता है तो आप वो टॉपिक, सिर्फ टॉपिक मुझे कमेंट कर दीजिए। 90% सिलेबस तो एनसीईआरटी कवर कर लेती है। ठीक है, आप वो टॉपिक मुझे कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर वाइज कोर्स। और चैप्टर फर्स्ट जो है वो है क्लास 11th का फिजिकल वर्ल्ड या भौतिक जगत। दोस्तों, 10th से जब आप नए 11th में आते हैं, साइंस मैथ या साइंस बायो आप सब्जेक्ट लेते हैं, तो फिजिक्स आपका एक मेन सब्जेक्ट होता है। और फिजिक्स के अंतर्गत या फिजिक्स के अंडर आप क्या पढ़ते हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, या फिजिक्स में आने वाले सालों में आप क्या क्या पढ़ेंगे, उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन क्लास 11th और क्लास 12th में आपको मिलता है। मतलब क्लास 11th और क्लास 12th में ऊपर से फिजिक्स की लगभग हर ब्रांच को टच किया जाता है। अगर आप 11th क्लास में फिजिक्स की बुक उठाएं और उसको चैप्टर वाइज देखें, तो आपको लगेगा कि इसमें से कुछ चैप्टर्स आपने 10th में पढ़ रखे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हो गया, रेजिस्टेंस वगैरह, बहुत बेसिक लेवल पे, ओम्स लॉ वगैरह। ठीक है, कुछ ऑप्टिक्स का पार्ट आपने पढ़ रखा है। ठीक है, कुछ मैग्नेटिज्म का पार्ट आपने पढ़ रखा है 9th में या छोटी क्लासेस में, लेकिन यहां थोड़ा सा उसका बड़ा रूप है, थोड़ा सा नॉलेज जो है वो आपको डीप नॉलेज मिलने वाली है। तो क्लास 11th का जो चैप्टर फर्स्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें फिजिक्स के बारे में आपको जानने का, दूसरा फिजिक्स का स्कोप क्या है, तीसरा आपके आसपास फिजिक्स कहां इन्वॉल्व है, और चौथा टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में फिजिक्स का क्या योगदान है। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत ही बेसिक चीजें आप पढ़ते हुए आए हैं। साइंस एक लेटर से बनी है, साइंसिया। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू नो। ठीक है, साइंस इज कमिंग फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंसिया, मीन्स टू नो, मतलब जानना, किसी के बारे में जानना। ठीक है, एंड बेसिकली फिजिक्स जो है इज कमिंग फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से बना है जो है फ्यूसिस। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है नेचर, मतलब प्रकृति। तो फिजिक्स को पढ़ने का मतलब है आप नेचर को पढ़ेंगे, आप प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, आप नेचर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये फिजिक्स है। और मैथमेटिक्स फिजिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। और वैसे भी कहते हैं सब लोग, मुझे भी हमारे सीनियर्स ने बताया है, आपको मैं बता रहा हूं, आप अपने जूनियर्स को बताएंगे कि फिजिक्स जो है वो सारे सब्जेक्ट्स का किंग है, व्हाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन। केमिस्ट्री वालों को हर्ट नहीं होना चाहिए जो केमिस्ट्री से प्यार करते हैं। आई डोंट नो केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, मुझे किसी ने नहीं बताया, बट मुझे जो बताया
वो ये बताया, फिजिक्स इज द किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स व्हाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन। तो आपको फिजिक्स के बारे में स्टार्ट करते हैं अपन पढ़ना। चलिए, कुछ समझ में आ रहा है? धीरे धीरे, अब 10 से आए ना, तो यहां थोड़ा सा स्लो चलेंगे, धीरे धीरे चैप्टर सेकंड थर्ड जैसे ही आएगा थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। चलिए दोस्तों, फिजिक्स को पढ़ने के लिए दो चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। दो चीजों को पढ़ा जाता है। पहला तो होता है यूनिफिकेशन और दूसरा होता है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन मतलब एक चीज करना, किसी को एकीकृत करना, यूनिफाई करना, ठीक है, एकीकृत। हाँ, और रिडक्शनिज्म मतलब कोई बड़ी चीज है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, कोई जटिल चीज है, उसको रिड्यूस करना, छोटा करना। तो हमारी जो फिजिक्स है उसमें हमें दो प्रिंसिपल पढ़ने जरूरी होते हैं। पहला होता है यूनिफिकेशन और दूसरा होता है रिडक्शनिज्म। अब दोनों में आपको मैं डिफरेंस बताता हूं, ये कुछ खास है नहीं। मेन चीज होती है यूनिफिकेशन, कि व्हाट इज यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन क्या है। तो देखो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, मून रिवॉल्व करता है, चंद्रमा की गति के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरी चीज आपने पढ़ी होगी, जैसे मून रिवॉल्व कर रहा है, या आपने पढ़ा होगा एप्पल फॉलिंग, चंद्रमा का घूमना, सेब का गिरना, ठीक है, पेंडुलम का स्विंग करना, या सरल लोलक की गति। ये पढ़ा आपने। तो ये यूनिफिकेशन करना मतलब बहुत सारी चीजों का अध्ययन किसी भी एक नियम से करना, एक नियम के अंतर्गत करना, बहुत सारी चीजों पे एक लॉ को अप्लाई करना, या एक लॉ की सहायता से बहुत सारे फिनोमिनन्स को पढ़ना, यूनिफिकेशन कहलाता है। आई रिपीट, कि बहुत सारी भौतिक घटनाओं की जानकारी फिजिक्स के एक नियम से करने को, एक नियम से पढ़ने को यूनिफिकेशन करना कहते हैं, एकीकृत करना कहते हैं। और ये सारी घटनाएं किस पे बेस्ड थी? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये सारी घटनाएं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊं, तो हमारे पास में मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशंस होती हैं। मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस आने वाले टाइम में आप पढ़ेंगे, ठीक है। और देखो, ये पहली चीज है कि सब कुछ समझने की कोशिश मत करो, सिर्फ देखो कि हो क्या रहा है फिजिक्स में, क्योंकि ये कोई बेसिक नहीं है। ये सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि आपको आने वाले टाइम में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस जो थी, उनकी सहायता से बहुत सारी चीजों को सॉल्व किया गया, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आप 12th में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये भी आप 12th में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
फिजिक्स के चैप्टर्स हैं इनका अध्ययन आप मैक्सवेल की 4 इक्वेशन से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन से आप इतने सारे फिनोमिनन्स को पढ़ सकते हैं। दैट मींस इतने सारे फिनोमिनन्स को आपने यूनिफाई कर दिया, किससे? मैक्सवेल की इक्वेशन, जो 4 इक्वेशंस थी उनको पढ़ने से। समझे मेरी बात? या अगर मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊं तो देखिए, ये तो जरा सा है, इसको हम पढ़ लेंगे। तीसरा अगर देखिए, फर्स्ट हो गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आप इतने सारे फिनोमिनन्स पढ़ सकते हैं। सेकंड हो गया मैक्सवेल की इक्वेशन से आप इतने सारी फिजिकल एक्टिविटीज को पढ़ सकते हैं। थर्ड अगर मैं देखूं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप कई सारी फिजिक्स की जो फिनोमिनन्स हैं, जो आपकी छोटी क्लासेस में आई थी, जो आप बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे, उनको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पढ़ते हैं। जैसे लेंज लॉ आप पढ़ेंगे, बर्नौलीज थ्योरम है, इन फ्लूइड, लेंज लॉ हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, कोलिजन्स हो गया जिसमें इलास्टिक कोलिजन्स हो गया, प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, इसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे। इनको बहुत सारे ऐसे फिनोमिनन्स हैं जिसको अगर मैं लिखता जाऊं तो बोर्ड मेरा खत्म हो जाएगा, लेकिन वो फिनोमिनन्स खत्म नहीं होंगे। तो काफी सारी ऐसी ब्रांच थी। अच्छा, कई बच्चों ने बोला सर हिंदी में भी लिख दिया कीजिए, तो ये हो गया मेरा स्थिर वैद्युत, मतलब जब चार्ज स्थिर हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तब अध्ययन करना। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब जब चार्ज गतिमान हो, गतिमान विद्युतिकी, गतिमान विद्युत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, ये ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ठीक है, जिसमें लेंज लॉ तो वो होता ही है, लेंज का नियम, बर्नौलीज थ्योरम इन फ्लूइड या द्रव में बर्नौलीज प्रमेय पढ़ते हैं ना अपन। तीसरा कोलिजन या इसको बोलते हैं टक्कर, और वो भी प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ टक्कर हम पढ़ते हैं ना। तो जल्दी से इसको आप पॉज करके उतारो। ऐसी बहुत सारे फिनोमिनन्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, तो पॉज करके उतारो फटाफट। डस्टर किधर है मेरा? चलिए, पॉज करके उतार दिया, मिटा दो। तो ये सब चीजें, और एक चीज और यहां, सॉरी, रिडक्शनिज्म। अब रिडक्शनिज्म को कैसे पढ़ा जाता है, तो मैं आपको बताता हूं। रिडक्शनिज्म का मतलब होता है कि जैसे मैंने एक गोली चलाई, वो एक ब्लॉक में जाके धंसी, ब्लॉक ने पेंडुलम को टक्कर मारी, पेंडुलम गति करने लगा, पेंडुलम एक ऊंचाई तक गया। आपको ऊंचाई याद करनी है। फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना। एक प्रॉब्लम है मेरी कि शुरुआत में गोली चलाई, गोली ब्लॉक में धसी, ब्लॉक में धसने के बाद ब्लॉक ने टक्कर मारी, किसको? पेंडुलम को। पेंडुलम ऊपर उठा, तो आपको पेंडुलम की ऊंचाई निकालनी है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। जैसे गोली चली तो संवेग संरक्षण आ गया, यहां पे ब्लॉक में धसी, यहां भी संवेग 0 हो गया। ब्लॉक में धसते ही ब्लॉक को धक्का मारा गोली ने, तो यहां फोर्स लगा, फोर्स लगने के बाद में उसने पेंडुलम को टक्कर मारी, तो यहां टक्कर पड़ेंगे अपन। और पेंडुलम जब ऊपर उठा तो पोटेंशियल एनर्जी हुई, और पेंडुलम के ऊपर उठते ही जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई।
तो काइनेटिक एनर्जी से हम चीज की वैल्यू, उसकी हाइट निकालेंगे। मतलब यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फोर्स, बहुत सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई ना। इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को रिड्यूस करके उसकी हाइट निकाली जाती है। तो फिजिक्स में किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को रिड्यूस करना और रिड्यूस करके सॉल्व करने को कहते हैं रिडक्शनिज्म, या छोटा करना। किसी भी जटिल समस्या को, किसी जटिल समस्या को छोटा करके उसको हल करने की जो प्रक्रिया है उसे हम रिडक्शनिज्म कहते हैं। समझे मेरी बात को? तो फटाफट उतारिए पॉज करके। दोस्तों 11th में आए हो, डरना बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत मस्त सब्जेक्ट है। मुझे बड़ा मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में, पढ़ाने में। न गर्मी लगती है न सर्दी। आपको भी सिर्फ देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होंगे ना तो आप आराम से पढ़ लेंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए। थोड़ी सी गर्मी है, फैन वैन में चलाता नहीं हूं क्योंकि आपको आवाज साफ नहीं आती। अब हमारी जो चीजें हैं, ये बोलता हूं मैं कि फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस हम पढ़ते हैं। तो फिजिक्स को मेनली दो तरीके की ब्रांचेस में बांटा गया है। फिजिक्स को मेन दो ब्रांचेस में बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा। पहली मैक्रोस्कोपिक, या इसको बोलते हैं स्थूल अवस्था। स्थूल मतलब बड़े, मैक्रो मतलब बड़े पार्टिकल जो हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। ऐसे पार्टिकल्स की जो रिलेटेड फिजिक्स होती है उसको इस मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर पढ़ा जाता है, या इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको मैं बोलता हूं क्लासिकल। क्लासिकल मींस पुराना। और कितना पुराना? तो लगभग 1890 से पहले की जो समस्त फिजिक्स है उसको मैं बोलता हूं क्लासिकल फिजिक्स या मैक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंडर हम सारी चीजों को पढ़ते हैं। चीज समझे? और सेकंड ब्रांच जो हमने बांटी वो थी माइक्रोस्कोपिक या सूक्ष्म। इसके अंतर्गत हम फिजिक्स में उन समस्त पार्टिकल्स जो हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, तो उसको हम माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, या इसका एक और नाम है क्वांटम फिजिक्स, या इसको बोलते हैं हम मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल को बोला जाता है चिर सममित, और क्वांटम को तो क्वांटम ही बोलेंगे। ठीक है, मॉडर्न को बोलेंगे आधुनिक। चीज समझ में आ रही है? तो फिजिक्स को मेनली दो ब्रांचेस में बांटा जाता है। पहली मैक्रोस्कोपिक, जिसमें क्लासिकली हम चीजों को पढ़ते हैं, बड़ी चीजों को पढ़ते हैं, आंखों से देख सकते हैं, ऐसी चीजों को पढ़ा जाता है जिनका वेग मेजर कर सकते हैं हम, ऐसी चीजों के बारे में पढ़ते हैं जिनका वेग हम माप सकते हैं। ठीक है, और यहां माइक्रोस्कोपिक, जिनका न तो वेट हम माप सकते हैं, जिनकी न वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के लगभग बराबर होती है, और जिनका जो आकार है वो हमारी नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते। तो ऐसी चीजों के बारे में माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में या क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा जाता है। ठीक है, और 1890 या 1900 के बाद की जो फिजिक्स है वो क्वांटम मैकेनिक्स कहलाती, क्वांटम फिजिक्स कहलाती है। अब क्वांटम फिजिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? तो यह एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारे लॉज थे क्लासिकल फिजिक्स के, जो 1890 के आसपास ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिन एक्सपेरिमेंट्स को क्लासिकल फिजिक्स के लॉज समझा नहीं पाए। इसके लिए मुझे क्वांटम फिजिक्स की जरूरत पड़ी, नई फिजिक्स को डेवलप करने की। ठीक है, अब इसमें भी काफी सारी फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। तो आप एक रजिस्टर पेन के बिल्कुल बीच में एक लाइन खींच लीजिए, पेन से एक तरफ लिख लीजिए क्लासिकल, एक तरफ लिख लीजिए क्वांटम। हाँ तो दोस्तों,
अब बात आती है सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक की। तो मैक्रोस्कोपिक में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो सबसे पहले इसमें पढ़ा जाता है मैकेनिक्स, या इसको बोलते हैं गतिकी, या इसको बोलते हैं यांत्रिकी। मैकेनिक्स को क्या बोलते हैं? यांत्रिकी या मैकेनिक्स में हम किसी भी चीज की गति के बारे में पढ़ते हैं, मोशन, गति के बारे में पढ़ते हैं। फ्रिक्शन हो रहा है, कितना होगा, कैसे होगा, फ्रिक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा गति के ऊपर, उसके बारे में पढ़ा जाता है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण, ठीक है। इसमें घूर्णन या रोटेशन, घूर्णन, टक्कर हो रही है तो कोलिजन, टक्कर के बारे में पढ़ा जाता है। टक्कर भी दो प्रकार की होती है, इलास्टिक, नॉन इलास्टिक, या प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ टक्कर वो जिसमें संवेग संरक्षण और गतिज ऊर्जा संरक्षण दोनों संरक्षित रहते हैं। अप्रत्यास्थ टक्कर वो जिसमें संवेग तो संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा खर्च हो जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे अपन। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूं तो फ्लोटेशन है, प्लैनेटरी मोशन है। इसमें प्लैनेट का जो मोशन होता है, प्लैनेट मोशन, हम लिख सकते हैं कि ग्रहीय गति, ग्रहीय गति, ठीक है। ग्रहीय गति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये होती है माइक्रोस्कोपिक, या अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। सेकंड में बात करूं मैकेनिक्स के बाद में आती है मेरी थर्मोडायनेमिक्स, या इसको मैं बोलता हूं ऊष्मागतिकी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी, ये मेरी सेकंड ब्रांच है जिसको मैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर या क्लासिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ता हूं। और थर्मोडायनेमिक्स में मैं क्या पढ़ूंगा? हीट, आप किसी वस्तु को कितनी हीट दे रहे हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं, मतलब आपका जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक का मतलब होता है रुद्धोष्म। रुद्धोष्म मतलब अगर मैं किसी ऐसे सिस्टम को पढ़ूं जो बाहर से न तो ऊष्मा ले और न बाहर ऊष्मा दे, समझे। दूसरा हो गया, इसको बोलते हैं हिंदी में रुद्धोष्म, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे किसी भी बॉडी के टेम्परेचर के बारे में, आप बहुत सारे हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे। रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, आपके घर में जो है ना फ्रिज, वो किस सिद्धांत पे काम करता है, रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। और उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं काफी, उन लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थर्मोडायनेमिक्स में आप इन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। दोनों पॉज करके लिखो बराबर। तीसरा आता है मेरा इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, या इसको मैं बोलता हूं विद्युत चुंबकी, ठीक है। और इसमें आप पढ़ते हैं, ये 12th का चैप्टर है, इसमें आप पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे फील्ड के बारे में या क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र होते हैं। उसके बाद में एसी और डीसी करंट आएंगे इसमें, अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे आप। तो ये भी एक वास्ट सब्जेक्ट है। और फिर नेक्स्ट आता है ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी। इसमें भी आप तरंगों के बारे में, वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। साउंड वेव हो गई, लाइट वेव हो गई, ड्यूअल नेचर हो गया वेव्स का,
ठीक है। उसके बाद में आप पढ़ेंगे इसी में प्रकाशिकी के अंतर्गत बहुत सारे फिनोमिनन, जैसे इंटरफेरेंस हो गया आपका, व्यतिकरण बोलते हैं अपन जिसको, डिफ्रैक्शन हो गया आपका, पोलराइजेशन हो गया आपका, लेजर हो गया आपका, और भी बहुत सारी चीजें जो आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। मेरा आपसे ये कहना है कि जो टर्मिनोलॉजी है ना, टर्म जो मेन टर्म है अपनी, उनको आप बाइलिंगुअल याद कीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जिससे क्या होगा, आप जैसे हायर स्टडीज की तरफ जाएंगे तो उसमें आपको ये दोनों टर्म बाद में जो बुक्स है वो इंग्लिश में मिलती है तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो टर्मिनोलॉजी है वो आप इंग्लिश में याद रखें। ठीक है। टर्म जो है बेसिक। और फिर फाइनल आती है हमारी क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, पहली चीज पढ़ेंगे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे अपन मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स के बाद में हम पढ़ेंगे इसमें एक्सरेज के बारे में, इसके बाद में लाइट के बारे में या ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे अपन। इसमें द्वैत प्रकृति होती है, जैसे लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है एज वेल एज वो पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो वैसे ही जो मैटर होता है वो भी वेव की फॉर्म में होता है, ट्रेवल करेगा वो पार्टिकल की फॉर्म में भी। जैसे आप हैं, मैं हूं, बोर्ड, डस्टर, ये सब क्या है, ये भी ड्यूअल नेचर है। ये भी पार्टिकल एज वेल एज वेव की जैसे बिहेव करते हैं। कैसे, मैंने लेक्चर दे रखा है, धीरे धीरे अपन आगे चलेंगे। ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको सब मिलेगा। फिर इसमें पढ़ेंगे अपन अनसर्टेनिटी के बारे में, अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो बहुत सारा, बहुत वास्ट चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें हैं। तो हम लोग क्या है कि 11th और 12th में लगभग फिजिक्स की हर ब्रांच को टच कर लेते हैं, हमारा जो सिलेबस है उसमें, लेकिन ऊपर ऊपर से। ठीक है। डीपली हम इन चीजों को नहीं पढ़ते हैं। डीपली हम जैसे जैसे आगे बीएससी, इंजीनियरिंग, बीटेक या एमएससी वगैरह हम जब पढ़ते हैं, पीएचडी वगैरह एमफिल करते हैं, तो उसमें हम इन चीजों को डीप में पढ़ते हैं। तो चीजें समझ में आ रही हैं आपको? चलिए पॉज करके उतारिए इसको, फिर आगे चलते हैं हम, वरना वीडियो क्या है बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मिटाता हूं, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है दोस्तों फिजिक्स टेक्नोलॉजी से किस तरीके से रिलेटेड है, और टेक्नोलॉजी या फिजिक्स सोसाइटी से किस तरीके से रिलेटेड है। चीज को समझे कि फिजिक्स का सोसाइटी के डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में क्या योगदान है। ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो फिजिक्स का क्या योगदान है मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा शुरुआत में हीट इंजन, हीट इंजन, हीट इंजन जो थे, भाप इंजन, स्टीम इंजन, वो बहुत कम एफिशिएंसी थी उनकी। ठीक है। बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती थी, तब जाकर के बहुत स्लो स्पीड में चलते थे। पुरानी ट्रेन्स के बारे में अगर हम बात करें, पुरानी ट्रेन्स क्या थी, बहुत धीरे चलती थी। तो उनकी एफिशिएंसी को क्या करना पड़ा, मुझे इंक्रीज करना पड़ा। और इंक्रीज करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी, फिजिक्स की जरूरत पड़ी। ठीक है। फिजिक्स के लॉज की जरूरत पड़ी, और फिजिक्स की जरूरत पड़ी। फिजिक्स ने जब ये काम किया तो उससे किसका विकास हुआ, किसका भला हुआ, किसके काम आई वो चीज, सोसाइटी के। समझे मेरी बात? तो टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड हुई, फिजिक्स से। फिजिक्स इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड हुई, सोसाइटी से। ये रिवर्स भी है प्रोसेस। कैसे, देखो सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक पढ़ेंगे आप। सेमीकंडक्टर्स का जब विकास हुआ तो लगभग 1995 के पहले तक क्या था, 1995 के पहले टीवी बहुत बड़े आते थे, कंप्यूटर बहुत बड़े आते थे, मोबाइल फोन्स का तो बात ही नहीं थी, रेडियो ट्रांजिस्टर बहुत बड़े होते थे।
लैपटॉप तो होते नहीं थे, कंप्यूटर की बहुत बड़ी साइज होती थी। तो सेमीकंडक्टर जब डेवलप हुए, सेमीकंडक्टर्स का जब विकास हुआ, तो सेमीकंडक्टर्स के विकास में हमने क्या बनाई, सिलिकॉन और जर्मेनियम की चिप बनाई। आप आईसी बोलते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बेस होता है सेमीकंडक्टर। तो जब आपने सिलिकॉन या जर्मेनियम की चिप्स बनाई तो सारी चीजें शॉर्ट हो गई। शॉर्ट मतलब आपने लैपटॉप बना लिया, मोबाइल फोन्स हो गए, एक ही फोन में बहुत सारे सिस्टम हो गए, कैमरा भी उसी में, डीवीडी प्लेयर और बहुत अच्छी क्वालिटी का कैमरा, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, टीवी, सब कुछ एक ही चीज में, एलईडी हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया। तो जब फिजिक्स डेवलप हुई तो फिजिक्स ने क्या किया, टेक्नोलॉजी को नहीं जन्म दिया, और ये सारी किसके विकास में काम आई, सोसाइटी के डेवलपमेंट में काम आई अपने, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक और की बात करूं अगर मैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है मेरी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। जब मैंने इनको पढ़ा तो मैं कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप कर पाया। कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप कर पाया, तब जाकर के मेरी फोन पे बात होने लगी, वीडियो कॉलिंग होने लगी, ऑडियो कॉलिंग होने लगी। मेरे टीवी टीवी में मेरे कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत होने से मेरी टीवी की जो क्वालिटी थी वो एचडी हाई डेफिनेशन में होने लगी। तो ये सब विकास किसके विकास से हुआ, फिजिक्स डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, और अंत में किसके काम आई, सोसाइटी के, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी की जो बुक है, हिंदी मीडियम से तो हिंदी में, इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश में, उसका रीडिंग लगाओ और ये चीजें आपको समझने में हेल्प मिलेगी। जो चीज समझ में नहीं आए टॉपिक कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा उसका, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करो पॉज करके। और इसी के साथ में अब एक लास्ट टॉपिक और एनसीईआरटी का है, 4 तरीके के फोर्सेस हैं जिनको एनसीईआरटी ने बोला कि ये और पढ़ाओ बच्चों को। तो 4 तरीके के फोर्सेस हैं, मैं लिख देता हूं आपको यहां पे। पहले फोर्सेस के बारे में आप सबने सुना है, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, इसको बोलेंगे स्थिर विद्युत बल, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर नाभिकीय बल, प्रबल, और इसको बोलेंगे दुर्बल नाभिकीय बल। चीज समझ में आई? 4 तरीके के फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो 2 मासेस के बीच में लगता है और हमेशा ये होता है अट्रैक्शन का। तो ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा 2 बॉडीज के बीच में लगता है। जैसे सूर्य है उसका लग रहा है, या चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो वो भी क्या है, ग्रेविटेशनल का इफेक्ट है। हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आगे, मतलब हमारी ये जो पेन है ये भी मुझे आकर्षित कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि मैं इसकी तरफ क्यों नहीं जाता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके सापेक्ष इसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जो होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, नगण्य हो जाता है। इसके कारण मैं पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता हूं, क्योंकि पृथ्वी एक बड़ा पार्टिकल है, वो सबको अट्रैक्ट करता है। समझ गए मेरी बात? तो यह हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है और 2 मासेस के बीच में लगता है, ठीक है। वहीं ये जो होता है ये 2 चार्जेस के बीच में लगता है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है
तो ये रिपेल करेगा, दूर जाएंगे एक दूसरे से, और अगर अपोजिट चार्ज हैं तो ये अट्रैक्ट होंगे। तो ये दो तरीके का हो गया, ठीक है। कौन कौन से? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। समझ में आया? और ये जो होता है ये चार्ज पे डिपेंड करता है। ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके लिए किसी भी पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज का होना जरूरी होता है, ठीक है। मतलब ये चार्ज डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इन दोनों को एक साथ पढ़ा दो, इन दोनों को एक साथ, समझ में आ जाएगा जल्दी से। अब ये लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब जैसे चंद्रमा पृथ्वी के बीच में लग रहा है ना, सूर्य पृथ्वी के बीच में लग रहा है, तो लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब इनकी जो रेंज होती है वो इंफिनिटी होती है, प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लॉन्ग रेंज होते हैं, लेकिन ये भी बहुत तेजी के साथ में कम होते जाते हैं, ठीक है। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। नोट डाउन करते जाना, पॉज करते, समझ में नहीं आए तो पूछते रहना, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो होते हैं ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीकेस्ट फोर्स है नेचर में, सबसे दुर्बल बल है नेचर में, ठीक है। और इनके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, नो मीडियम रिक्वायर्ड। समझ गए बात को? ये इसकी तुलना में स्ट्रांग होते हैं, या वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। सबसे स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन वीक भी नहीं होते, स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। और इनके लिए भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, जरूरी नहीं है मीडियम लगे, मीडियम चाहिए मुझे, हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, लगेंगे। है पानी में अगर रखे हुए दो चार्ज, लग जाएगा, पानी नहीं है तो भी लगेगा, ठीक है। तो किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये इनकी प्रॉपर्टी है। अब आता है प्रबल नाभिकीय बल। तो दोस्तों न्यूक्लियस है ये मेरा नाभिक, सुना है ना सबने। और नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम्मिलित रूप होता है उसको मैं बोलता हूं न्यूक्लियॉन। क्या बोलता हूं? न्यूक्लियॉन। हिंदी में भी न्यूक्लियॉन ही बोलेंगे। और एक नाभिक का आकार होता है 10 की पावर -14 मीटर का, ठीक है। ये 10 की पावर -14 मीटर का होता है। अब आप ये देखो कि प्रोटॉन प्रोटॉन है यहां पे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है यहां पे, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है यहां पे। तो 10 की पावर -14 मीटर बहुत छोटी सी जगह होती है, उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों पे समान चार्ज है। समान चार्ज है तो रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो नाभिक को फट जाना चाहिए, लेकिन नाभिक फटता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों रिपल्शन होगा यहां पे, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स, और वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इनको बाइंड करे हुए है, बांधे हुए हैं यहां पे इनको। और बांधे रखने की वजह से ये जो फोर्स होता है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर का। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। और ये चूंकि प्रोटॉन प्रोटॉन पे लग रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लग रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लग रहा है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, तो ये भी चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। बात समझे मेरी? ये भी चार्ज इंडिपेंडेंट होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। लेकिन चूंकि ये छोटी सी जगह में लग रहा है, इसलिए ये जो फोर्स होते हैं ये शॉर्ट
नेचर के होते हैं। लघु परास बल बोलते हैं इनको, लघु परास बल। समझ गए ये चीज। और वहीं अगर मैं देखूं कि मेरे दो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, पहला तो होता है न्यूट्रिनो और दूसरा होता है एंटी न्यूट्रिनो। सर ये क्या है? तो जैसे आपने इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है, जैसे आपने प्रोटॉन का नाम सुना है, जैसे आपने न्यूट्रॉन का नाम सुना है, उसी तरीके से एक पार्टिकल होता है जिसे मैं बोलता हूं न्यूट्रिनो, और एक पार्टिकल होता है जिसे मैं बोलता हूं एंटी न्यूट्रिनो। आपकी क्लास में रमेश, सुरेश, काजल, सुमन है, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने बचपन से ये नाम सुने, कॉमन नाम है। लेकिन अभी आपके नाम आ जाता है मंडल, बंडल, तो ये नाम आपने सुने नहीं, बोलेंगे सर ये क्या है? अरे हैं तो लड़के, तो ये भी क्या है तो पार्टिकल। आपने नहीं सुने, अब सुन लोगे, आज सुन लिए, आज के बाद में आप क्या हो जाओगे? कॉमन हो जाएंगे ये नाम आपके। तो जब न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में इंटरेक्शन होता है, दो पार्टिकल है और दो पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन का मतलब होता है अन्योन्यक्रिया। ये क्या होती है सर? तो मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, हम दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, तो इंटरेक्शन होता है जब ये न्यूक्लियन है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है, तो एक वीक फोर्स उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये वीक फोर्स कहलाता है दुर्बल नाभिकीय बल, या और ये भी जो होता है, ये भी क्या होता है? ये भी शॉर्ट रेंज होता है, लघु परास। तो फटाफट पॉज करके इन सब चीजों को लिखो, और कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर करना मेरे को। ये आपका लास्ट टॉपिक था। और इनका जो एक लास्ट चीज और लिखूंगा यार, मतलब ये किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये अगर मैं यहां लिखूं न्यूक्लियर फोर्स, यहां लिखूं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां लिखूं मैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, और यहां लिखूं मैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दिखता है क्या? तो अगर ये 1 गुना है तो ये 10 की घात -2 गुना है, ये 10 की घात -13 गुना है, और ये 10 की घात -38 गुना है। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उससे स्ट्रॉन्ग, उससे कम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उससे कम स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे कमजोर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सबसे कमजोर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप छत पे जाके खड़े हो जाओ, ललकारो उसको, ले खींच, मुझे खींच लेगा। तो ये आपका 11th का फर्स्ट चैप्टर था जो हमने पढ़ा। सेकंड चैप्टर भी बहुत जल्दी डालते हैं। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, आपके जो मित्र हैं उनको यूट्यूब का चैनल शेयर कीजिए, और लाइक करेंगे तो जो पढ़ाऊंगा वो आगे से ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।